हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम यहाँ पे सिविक्स के, मैंने बताया था आपको कि हम सिविक्स टीजीटी पीजीटी की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम एमसीक्यूज़ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हम वो सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपके, उसको हम सॉल्व करेंगे सिविक्स सब्जेक्ट से। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए क्लासेस होने वाली है, टीजीटी और पीजीटी दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हो। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। क्लासेस की सारी फ्री पीडीएफ और कोई भी जानकारी होती है आपके एग्जाम से जुड़ी हुई या फिर और कोई भी अन्य जानकारी होती है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी आज से ज्वाइन कर लेना ताकि क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर, मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है, 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपसे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हु कैन क्रिएट और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, यानी कि किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई जा सकती है या फिर समाप्त की जा सकती है। हमको पता है हमारे राज्य में विधान सभा होती है एक तो, और एक विधान परिषद होती है। ठीक है, तो विधान सभा जो है वो तो सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद जो है वो सिर्फ 6 राज्य में ही है। तो आपका सबसे पहला तो ये सवाल होता है कि आप मुझे ये कमेंट करके बताना कि 6 कौन कौन से राज्य हैं, उनके नाम क्या हैं जहाँ पे विधान परिषद है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, अभी सवाल क्या पूछा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, विधान परिषद जो होती है, ये कौन कौन से, मतलब है ना, कौन इसको बना भी सकता है और इसको समाप्त कर सकता है। सबसे पहले बोला है राष्ट्रपति, फिर बोला है पार्लियामेंट, फिर बोला है संबंधित राज्य की विधानसभा या फिर संबंधित विधानमंडल की विधायिका एवं संसद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि आपकी जो विधानमंडल है और आपकी जो संसद है, ये दोनों मिलके क्या कर सकती है? विधानसभा बना भी सकती है और विधानसभा को भंग भी कर सकती है। ठीक है, तो इस पावर किसके पास में होती है? विधानसभा को बनाने की और इसको भंग करने की आपकी जो लेजिस्लेचर्स होती है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद जो आपकी विधानमंडल होती है, जिसको हम विधानमंडल बोलते हैं, उसके पास में और संसद के पास में। तो विधानमंडल और संसद दोनों मिलके आपस में डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ पे विधान परिषद बनानी है और कहाँ से हमको उसको हटाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऐड कर दिया है, हिंदी में भी है, यहाँ पे इंग्लिश में भी है। ये फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अथवा है ना विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे पुनर्गठन या समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद की पुनर्गठन या समाप्ति की सिफारिश विधानमंडल के विशेष बहुमत पर आधारित प्रस्ताव के द्वारा दी जाती है। ठीक है, यानी कि विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से हम विधान जो मंडल है उसके है ना विशेष बहुमत से यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से विधान परिषद को बना भी सकते हैं या फिर उसको समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित तो कुल मंत्रियों की संख्या किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आपके होते हैं, उसमें जो मंत्री होते हैं उनकी संख्या किससे, मतलब लोकसभा के किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि भाई लोकसभा की जितनी है ना सदस्य हैं उससे इतनी % अधिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? 20%, 10%, 15% या फिर 25%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लोकसभा में जितनी भी आपकी सीटें हैं, 550 सीटें हैं आपकी लोकसभा के अंदर। पहले 552 थी, लेकिन फिर जो 2019 में जो एंग्लो इंडियंस की सीट थी वो हमने हटा दी, तो अभी 550 सीट्स बची हैं हमारे पास में। अब ये जो 550 सीटें हैं इसका 15% आप अगर निकालोगे, है ना, तो इसका 15% आप निकालोगे, यानी कि इतनी सीटें आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही पूछा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सीटें किससे ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, तो लोकसभा के 15% से ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लगाया हुआ है। भारतीय संविधान में मंत्री परिषद में, जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की थी। ठीक है, पर प्रधानमंत्री अपने विवेकाधिकार के आधार पर मंत्री परिषद के आकार को सुनिश्चित कर सकता है। एक अन्य 91 जो संविधान हुआ था 2003 में, उसके द्वारा ये कहा गया था कि राज्य मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री तथा राज्य जो मंत्री परिषद में जो मुख्यमंत्री के अधिक कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि ये कब ऐड हुआ था? 2003 में।
2003 में आपका 91st वाला अमेंडमेंट हुआ था और उस अमेंडमेंट के तहत हमने ये ऐड करा था कि जो विधान आपकी जो है ना मंत्रिपरिषद जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, उसकी संख्या लोकसभा से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए और जो आपकी विधानमंडल होती है राज्य में, उसकी संख्या विधानसभा से 15% से ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ पे वर्णित है, यानी कि वेयर इज द वर्ड फेडरल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वहाँ पे ये जो फेडरल शब्द है ये कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रस्तावना में बताया हुआ है, भाग 3 में बताया हुआ है, कहीं भी वर्णित नहीं है, या फिर अनुसूची 368 में बताया हुआ है। तो ये जो फेडरल शब्द है ये आपके संविधान में कहीं पे भी वर्णित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम बोलते हैं कि इंडिया क्या है, एक फेडरल स्टेट है, यानी कि यहाँ पे हमारा स्टेट और सेंटर दोनों के पास में पावर है। पावर जो है वो 2 यूनिट में बटी हुई है, केंद्र के पास में भी है और राज्य के पास में भी है। लेकिन हमारे कहीं पे भी संविधान में ये जो फेडरल शब्द है ये लिखा हुआ नहीं है। हमारे जो फर्स्ट हमारा जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया कैसा है, इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि हमारे फर्स्ट आर्टिकल में भी यूनियन लिखा हुआ है, यानी कि यूनियन बताया हुआ है, फेडरल शब्द कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है संविधान में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी व्याख्या क्या बोलती है, भारत के संविधान में संघीय शब्द कहीं पे भी वर्णित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, संविधान के भाग 11 के जो 1 है उसमें संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है, और 2 जो आपका आर्टिकल है उसमें किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बताया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए एक तो कि अनुच्छेद 1 में क्या बताया हुआ है, भारत राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का एक संघ है। कहीं पे भी फेडरल शब्द का उपयोग हमारे संविधान में संघीय शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राज्यसभा के लिए सभा के मध्य का है ना, सभा के जो मध्य है उसका अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ राज्यसभा शुड नॉट एक्सीड 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, या फिर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि राज्यसभा और जो लोकसभा के जो आपके सेशन होते हैं ना, तो वो सेशन का जो अंतराल है वो कितना नहीं होना, किससे ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा, या फिर 6 महीने से ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या पूछा है, क्या बोला है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि आपकी जो राज्यसभा होती है और जो आपकी विधानसभा होती है, आपकी राज्यसभा और जो आपकी लोकसभा होती है, उसमें जो सेशंस होते हैं ना, वो 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये हमारे संविधान में बताया हुआ है। यानी कि 6-6 महीने के गैप में आपके सेशन जो है वो होते रहने चाहिए। पर इस हिसाब से तो सेशन कितने हुए, साल में 2 सेशन हुए, भाई 12 महीने होते हैं और 6-6 महीने का गैप हो जाएगा तो 2 सेशन हो गए। पर एट प्रेजेंट में सेशन होते कितने हैं हमारे यहाँ पे कुल 3 सेशन होते हैं। एक होता है आपका समर सेशन, एक होता है आपका मानसून सेशन, एक होता है आपका विंटर सेशन। ठीक है, समर सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन 3 सेशन होते हैं। पर हमारे संविधान में बोला गया है कि 6 महीने से अधिक अंतराल का समय नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। पर होते कितने हैं सेशन, हमारे 3 होते हैं, यानी कि 6 महीने का टाइम भी नहीं लगता है, 2-3 महीने में हमारे सेशंस होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए 2 सेशन में, वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, संसद के सत्र वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। बजट सत्र होता है एक, तो एक मानसून सत्र होता है, एक आपका शीतकालीन सत्र होता है। मैंने बताया ना 3 सेशंस होते हैं, एक आपका समर यानी कि आप उसको बजट सेशन भी बोल सकते हो, एक बजट सत्र हो गया, एक मानसून सत्र हो गया, एक आपका शीतकालीन सत्र हो गया। अब सदस्य जो सदन के 2 बैठकों के मध्य 6 माह के अंतराल से अधिक नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा दोनों बैठक को आहूत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई है ना, जो संसद है उसकी जो 2 बैठकें होती है उसके बीच में
में अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। और वैसे कितने सत्र होते हैं हमारे? अभी 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? इन विच केस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपाउंडेड? आपने जो संविधान की मूल संरचना का जो ढांचा दिया गया था वो कौन से केस में बताया हुआ है, कौन से वाद में बताया हुआ है? आई होप आपने इस केस के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? सबसे पहले बोला है A.K. गोपालन का केस जो कि 1951 में हुआ था। फिर 1967 में जो आपका गोलकनाथ का केस हुआ था, क्या उसमें ये बात हुई थी? केशवानंद भारती केस जो आपका 1973 में हुआ था। और आपका TMA पाई स्टेट ऑफ कर्नाटका जो आपका 2002 में हुआ था। तो कौन से केस में आपकी मूल संरचना की बात हुई थी? केशवानंदा भारती केस 1973 में हमारे मूल संरचना की बात हुई थी, यानी कि यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को लेकर आए थे, जिसमें क्या कहा था केशवानंदा भारती केस में कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमारी मूल संरचना के ढांचे के अंदर हम डालेंगे, जिसको संसद भी अपना है ना जो संशोधन की शक्ति है उसके माध्यम से उसको नहीं बदल पाएगी। और जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो आपके है ना जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे बताई हुई है? सारी चीज़ें आपकी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाली हुई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। केशवानंदा भारती मामले के बाद 1973 के बाद से संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को समाप्त या संशोधित नहीं कर सकती है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल संरचना है, उसमें दी हुई चीज़ों को जो संसद है वो उसके अंदर बदलाव यानी कि चेंजेस नहीं कर सकती है। और ये बात बोली गई थी केशवानंदा भारती मामला 1973 के तहत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द का समावेशन कौन से वर्ष में किया गया था? आपको पता है हमने जो हमारा प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसको एक बार हमने चेंज किया है, यानी कि उसमें संशोधन एक बार हुआ है। वो कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट के तहत हुआ था। और ये कब 42nd अमेंडमेंट जो है कौन से साल में आया था? ये आया था आपका 1976 के अंदर, है ना। 1976 के अंदर आपका ये अमेंडमेंट आया था, ये संशोधन आया था। तो आपसे यही पूछा है कि भाई इस संशोधन के तहत हमने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को ऐड करा था, तो वो कौन से साल में करा था? तो 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में करा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत हमने हमारे जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें 3 वर्ड्स को ऐड करा था, 3 शब्दों को ऐड करा था। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका सोशलिस्ट, एक हो जाएगा आपका सेक्युलर और एक था आपका इंटीग्रिटी। ठीक है, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी शब्द को हमने यहाँ पे ऐड करा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में काफी बार ये सवाल देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को हमने यहाँ पे जोड़ा था। तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था कौन से साल में? 1976 के अंदर। हमने यहाँ पे प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा था। वो शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया और अखंडता हो गया, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 शब्दों को यहाँ पे जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 1976 में हुआ था। प्रीएम्बल में एक ही बार बदलाव हुआ है, वो भी 1976 में इस संशोधन के तहत ही हुआ था वो बदलाव। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको डिटेल्स को लर्न कर लेना। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है? What was the India described as in preamble when the Constitution was adopted? जब भारतीय संविधान स्वीकृति की, जब भारतीय संविधान जो है उसकी स्वीकृति करी गई थी, तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता था वो आपको पता होना चाहिए। अभी हमने सवाल बताया आपको, अब उसी सवाल को अलग तरीके से आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आपसे एक ही कॉन्सेप्ट को घुमा घुमा के कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इसका आंसर पता होगा। क्या बोला है कि भाई जब हमारा संविधान बना था तब प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें जो है वो बताई हुई थी। अभी मैंने बताया कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 1976 में हुआ था। इसके तहत हमने 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो वो जो 3 शब्द है वो तो हमने बाद में जोड़े थे, जब संविधान बना था उस टाइम पे तो वो शब्द नहीं थे। तो उन तीनों ही शब्दों को आपको हटा देना है और जो बचे हुआ आपके शब्द होंगे वो उसका आंसर होगा। यानी कि पहले बोला है संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणराज्य, यानी कि सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। क्या हमारी प्रस्तावना में जब संविधान बना था तब ये तीनों शब्द दिए हुए थे? या फिर सॉवरेन,
लोकशाही और रिपब्लिक। संप्रभु, लोकशाही और गणराज्य के ये शब्द दिए हुए थे। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्षी, लोकतांत्रिक और गणराज्य यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक के ये शब्द दिए हुए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर सी मार्क कर देंगे मैडम। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये हमारी प्रस्तावना में दिया हुआ है। जब संविधान बना था तब ये सारे शब्द हमारे ऐड थे, पर हमने अभी बात करी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर ये जो शब्द हैं ये तो आपके बाद में ऐड हुए थे ना, 1976 के तहत ये शब्दों को ऐड करा गया था। तो यानी कि सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, सिर्फ ये 3 ही शब्द थे आपकी प्रस्तावना के अंदर उस टाइम पे जब संविधान बना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या बताया हुआ है, जब संविधान तैयार या फिर लागू किया गया था तब उसकी प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण लोकतांत्रिक एवं गणराज्य कहा गया था। फिर बाद में 42nd अमेंडमेंट हुआ, इसके तहत हमने समाजवादी और धर्म जो पंथ निरपेक्षी शब्द जो है उसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्षी, लोकतांत्रिक और गणराज्य अभी बताया हुआ है प्रस्तावना में। पर ये 5 शब्द अभी है, हमसे पूछा था जब संविधान बना था तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक गणराज्य जो शब्द है उसको हमने बाद में ऐड करा था। उसके अलावा लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द जो है और संपूर्ण शब्द जो है बस यही शब्द थे। बाद में हमने समाजवादी और पंथ निरपेक्षी शब्द जो है वो 1976 के तहत ऐड करा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, भारत के किन राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बड्समैन व्यवस्था है। ये औत्सुकार यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत आ गई है। इसका आंसर होगा ओम्बड्समैन। ठीक है, कि भाई कौन से स्टेट के अंदर ओम्बड्समैन सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया के अंदर बताया हुआ है। कर्नाटका के अंदर है, केरला के अंदर है, राजस्थान में है या फिर नागालैंड में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केरला के अंदर ओम्बड्समैन सिस्टम जो है वो चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 में अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी। यानी कि 1929 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, जहाँ पे हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी, वो कौन से सेशन में, कौन से अधिवेशन में करी थी? लाहौर के अधिवेशन में, कराची के अधिवेशन में, इलाहाबाद के सेशन में या फिर आपका प्रयाग के अधिवेशन में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? काफी सिंपल क्वेश्चन है, लाहौर के अधिवेशन में, यानी कि लाहौर के सेशन में हमने क्या करा था, 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी, है ना। 1929 में हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी। और ये पूर्ण स्वराज का मतलब क्या था, हमको जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे। उनका ये मानना था कि तुम अपना देश के अंदर राज करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो कंट्रोल है वो हम करेंगे। वो हमको फ्रीडम दे रहे थे, पर फ्रीडम कैसे दे रहे थे कि तुम अपना देश चलाओ, अपना राज करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो कंट्रोल है वो हमारा रहेगा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, जहाँ पे दूसरे लोगों का हमारे देश के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा। और ये पूर्ण स्वराज की डिमांड हमने 1929 में करी थी लाहौर अधिवेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आज के जो सेशन में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट करके आपके एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बोला है कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया था कि भारत संपूर्ण स्वराज्य के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो गया है। यानी कि पूरी डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 31 दिसंबर 1929 को। वो भी किसने प्रस्ताव पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव पारित किया था लाहौर अधिवेशन में कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो डेट, एक किसने प्रस्ताव पारित किया था, नेहरू जी ने, और कहाँ पे, कौन से अधिवेशन में, तो लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मॉडर्न मनु? हम मॉडर्न मनु जो है, आधुनिक मनु जो है वो किसको कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, अम्बेडकर जी को कहते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं, या फिर GS अयंगर को कहते हैं? तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हम अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु या फिर मॉडर्न मनु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे व्याख्या में क्या दिया हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अपने अनेकों महान व्यक्तित्व गुणों का समावेशन किया था। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अम्बेडकर जी का ही रहा है। और उनका मानना था कि भारतीय आत्मानुशासन को लेकर
ही जो भारतीय है वो आत्म अनुशासन को लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं, और उन्होंने ही संविधान की व्याख्या की, वो संविधान के भारतीय समाज में फर्स्ट और सेकंड दोनों संविधान के रूप में स्थापित किए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि अंबेडकर जी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आधुनिक मनु यानी कि मॉडर्न मनु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन थे, जहाँ पे हमने टोटल 10 सवालों को सॉल्व करा। आई होप आपको काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे, काफ़ी सारे आपको नई नई जानकारी मिली होगी आज के सेशन से। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको क्लास कैसी लगी है। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, सजेशन मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको याद से ज्वाइन कर लेना। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको भी याद से ज्वाइन कर लेना। क्लासेस की सारी लिंक यहाँ पे ही अपलोड होती है। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि 10 सवाल में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। और ऐसे करते करते आपके एग्जाम तक हम टीजीटी और पीजीटी सिविक्स सब्जेक्ट के काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि कैसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो वापस से रिपीट करके भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।